हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आपकी इस व्यस्तता को थोड़ी और बढ़ाते हैं, थोड़ा और आपको बिजी करते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की तरह जलना सीख लो। सूरज की तरह जलना सीख लो, खुद को पढ़ाई में झोंकना सीख लो। सूरज की तरह जलना सीख लो, खुद को पढ़ाई में झोंकना सीख लो। फिर सपनों का आसमान तुम्हारा होगा। फिर सपनों का आसमान तुम्हारा होगा। बस खुद पर यकीन करना सीख लो। क्या यकीन? आई एम द बेस्ट, है कि नहीं? चलिए, इसी कड़ी में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं हर दिन आपके लिए एक नए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लिंक में जाकर के और भी वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को डीपली डिटेल से डिस्कस किया है, अच्छे से समझाया है। और समझा हुआ क्वेश्चन याद करना बिल्कुल आसान है, तो आप उसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि याद करेंगे तभी तो लिखेंगे ना, और तभी तो आसमान में चमकेंगे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका होगा, राइट द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल and working of a ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल का। इस साल ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ट्रांसफॉर्मर को याद करके नहीं जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि आंसर कहां से कहां तक लिखना होता है। तो ये बड़ा ही डीप स्टडी का चीज है ना, बट हम लोग को आंसर करना है, 5 में 5 लाना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अगर ट्रांसफार्मर का पूछ दिया क्वेश्चन आपको, तो आप सबसे पहला हेडिंग जो उठाइएगा वो उठाइएगा ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर? तो आप लोग जानते होइएगा, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक बात है। विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लिख देते हैं इसको, विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई अल्टरनेटिंग current into high alternating voltage at low alternating current। ये क्या करता है? करंट वाले बात को छोड़ दे, तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई अल्टरनेटिंग करंट पे होता है, तो ये हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में भी कन्वर्ट करता है। तो मतलब ट्रांसफार्मर केवल कन्वर्ट करता है, ये ना क्रिएट्स करता है और ना ही डिस्ट्रॉय करता है। मतलब एक डिवाइस है, समझ में आया ना, ये डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लो करंट को हाई करंट में बदलता है, एंड वाइस वर्सा। यहां लिख देंगे एंड वाइस वर्सा। तो मन में एक डाउट आया कि सर बार बार आप अल्टरनेटिंग लिख रहे हैं, क्यों? सीधा लिखे ना कि लो वोल्टेज एट हाई करंट। ये अल्टरनेटिंग बार बार क्यों लिख रहे हैं? लो वोल्टेज एट हाई करंट सीधा लिखिए, हाई वोल्टेज एट लो करंट लिखिए। तो बच्चों, एक जरूरी बात यह है, आप इसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। ए ट्रांसफार्मर does not works on DC। ये DC पे काम नहीं करता, ये केवल और केवल AC पे ही काम करता है। इसलिए बार बार अल्टरनेटिंग वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ये DC पे काम करता ही नहीं है, ये केवल AC पे ही काम करता है। ध्यान में रहेगा।
तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लिया। क्या लिखा ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई अल्टरनेटिंग करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो अल्टरनेटिंग करंट एंड वाइस वर्सा। फिर एक लाइन लिख दी है, ए ट्रांसफार्मर डज नॉट या फिर इट डज नॉट वर्क्स ऑन डीसी। ये डीसी पे काम करता ही नहीं है। ठीक बात है। अब इसका प्रिंसिपल लिखिएगा कि पहले कंस्ट्रक्शन लिखिएगा? कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग पहले प्रिंसिपल ही लिख लेते हैं। प्रिंसिपल, ए ट्रांसफार्मर works on the principle of म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है अकॉर्डिंग टू विच इफ ए करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेज इन ए coil, then an EMF, EMF समझते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, then an EMF is induced in the neighboring another coil। मतलब अगर ये सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहला बात कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है, जो बतलाता है जिसके अनुसार अगर किसी एक कॉइल का करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी एक कॉइल का करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तब उसके बगल वाले दूसरे कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस कर जाता है। मतलब जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहां एक कॉइल का मान ले तो प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल का अगर फ्लक्स बदलाएगा तो ईएमएफ किसमें इंड्यूस करेगा? सेकेंडरी वाले में। एंड वाइस वर्सा, यहां भी उल्टा कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, और इसका ठीक उल्टा। ये बात आगे समझ में। प्रिंसिपल क्या है इसका? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसके अकॉर्डिंग इफ ए करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस इन ए कॉइल, किसी एक कॉइल में से प्राइमरी कॉइल, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग अनदर कॉइल से सेकेंडरी कॉइल एंड वाइस वर्सा। तो दो कॉइल है यहां पर, आप लोग को ध्यान में होगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। यह आपका प्राइमरी कॉइल होता है, यह आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। अगर इससे करंट गुजरा, कोई एसी करंट गुजरा, एसी करंट तो टाइम के साथ बदलेगा ना, तो इससे करंट गुजरा तो ईएमएफ किसमें इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग एज द लेंज रूल। लेंज के नियम के मुताबिक, फैराडे के नियम के मुताबिक इसमें सेकेंडरी वाले कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया इतना बात? चलिए अब इस सिद्धांत से थोड़ा परे हटते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा सा स्केल वगैरह पे बनाइएगा आप लोग, तो अच्छा पिक्चर बनेगा। देख लीजिए पिक्चर कैसा है। एक रेक्टेंगल टाइप का ले लेंगे, एक क्या कर देंगे? रेक्टेंगल ले लेंगे। इस रेक्टेंगल को हम लोग 3D देने का प्रयास करेंगे। और इसको लेमिनेटेड दिखाएंगे इस तरीके से। यहां से इस लाइन को खींच दीजिए। दिख रहा है इस टाइप से? घेरे घर को बना दिए। अब इसके अंदर एक और रेक्टेंगल लेंगे,
और 3D शेप देने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको साइडेड टाइप से भी दिखा देंगे, है ना। ये ट्रांसफार्मर टाइप का लग गया। अब इसमें क्वाइल्स लपेटेंगे, इसमें हम लोग क्वाइल्स को लपेटेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे हम लोग लगाते हैं इनपुट। क्या लगाते हैं? इनपुट। ये होता है प्राइमरी क्वाइल, और यहां पे आपको आता है ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट। क्या आता है? आउटपुट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल। कोई दिक्कत? तो कंस्ट्रक्शन जो भी लिखेंगे हम लोग, तो इस पिक्चर को पहले बना लेंगे। इस पिक्चर को हम लोग पहले बना लेंगे। बनाने के बाद क्या लिखेंगे? ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स टू क्वाइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो सारा लैंग्वेज फोटो के अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग सारा लैंग्वेज हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स टू क्वाइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल, वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। क्योंकि ईडी करंट से बचना, ही सब नॉलेज में होगा आपके, तो ईडी करंट से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाइंड कर देंगे। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू क्वाइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल, वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। दोनों को क्या कर दिया हम लोग? सॉफ्ट आयरन कोर पर बाउंड कर दिए, ठीक। द एसी इनपुट इज ऑब्टेन्ड एट प्राइमरी क्वाइल and the transformed output is obtained at the secondary coil. To reduce the eddy current, to reduce the eddy currents, the soft iron core is laminated. The soft iron core is laminated. मतलब ये जो आपका कोर दिख रहा है, यहां चाहिएगा तो नाम भी लिख सकते हैं, ये आपका है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है? ये है आपका लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर है ये, कोई दिक्कत? तो पिक्चर वाला बात बना दिया ना। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू क्वाइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल, wound by copper wire over soft iron core. The AC input is अप्लाइड या कनेक्टेड, जो भी लैंग्वेज लिखे, पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बस लैंग्वेज बना देना है। एट द प्राइमरी क्वाइल एंड द ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफॉर्म करेगा ना, एंड द ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट द सेकेंडरी क्वाइल। कोई दिक्कत नहीं। द टू रिड्यूस द एडी करंट्स, द सॉफ्ट आयरन कोर इज लेमिनेटेड। सॉफ्ट आयरन कोर को क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सब कर दिया हम लोग? ट्रांसफार्मर क्या है उसको जाने, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को भी जान गए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे यह काम करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि एक क्वाइल का अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ दूसरे क्वाइल में इंड्यूस होगा, ठीक बात है। इस सिद्धांत को भी समझ गए। चलिए, तो फ्लक्स चेंज करेगा, तो यहां पर दो क्वाइल है ना सर, यहां पर दो क्वाइल है। तो यहां आपको मेंशन करना होगा कि एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, है ना। दिस इंप्लाइज फाई प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से कह सकते हैं क्या? 10 फाई सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल एंड हाई प्राइमरी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल। लिख भी सकते हैं यहां पर, वेयर NS and NP are the number of turns
इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल्स रेस्पेक्टिवली। तो NS और NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। किसका? सेकेंडरी था इसलिए S लगा दिए, प्राइमरी था इसलिए P लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से लेते हैं हम लोग टेकिंग रेशियो, यहां से हम लोग अनुपात ले लेते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं ना, कोई सा भी कांस्टेंट लगा देते हैं बाई दी वे। और अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, ले सकते हैं, कोई सा भी कांस्टेंट लगाते हैं और क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं, तो वो तो कांस्टेंट पहले कट जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसको मिटा रहे हैं हम लोग, यहां तक आया होगा समझ में, है ना? यानी कि अगर हम लोग इसका अनुपात ले लें, इसका और इसका जो लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 सेकेंडरी बाई 5 प्राइमरी इज इक्वल टू n सेकेंडरी बाई n प्राइमरी। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं इसको, तो 5 सेकेंडरी क्या हो जाएगा? n सेकेंडरी बाई n प्राइमरी इंटू 5 प्राइमरी। अब यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी 5 सेकेंडरी बाई डी टी इज इक्वल टू n सेकेंडरी बाई n प्राइमरी इंटू डी 5 प्राइमरी बाई डी टी। हाँ कि ना? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा बात था। फ्लक्स NBA चाहिएगा तो कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, है ना? तो फ्लक्स क्या है ना, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ट्रांसफॉर्मर डिवाइस है तो उसके लिए तो B कांस्टेंट ही होगा, A कांस्टेंट ही होगा, थीटा भी कांस्टेंट ही होगा, नहीं क्या? थीटा ओरिएंटेशन है वो कांस्टेंट होगा। ट्रांसफार्मर का एरिया ऐसा थोड़ा है कि करंट पास करेगा तो ट्रांसफार्मर फूल जाएगा और करंट निकलेगा तो पचक जाएगा। एरिया तो कांस्टेंट रहेगा ना, है ना? तो एरिया कांस्टेंट है। कोई वैल्यू AC का जब जाएगा किसी वायर से होकर तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट ही बनाएगा। हम लोग पढ़े थे चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट में, ठीक है? तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ओरिएंटेशन भी कांस्टेंट। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स के हो गया। ये मेंशन कर दिए, लॉजिकल बात। अब यहां से अतः 10 5 सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू NS, 5 प्राइमरी प्रोपोर्शनल टू NP। अब N क्या है, NS क्या है, NP क्या है, तो लिख भी सकते हैं where NS and NP are the number of turns in secondary and primary coils respectively। अब यहां से क्या किया हम लोग? रेशियो ले लिए। रेशियो लेने पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको तो रेशियो लेने पर कट ही जाएगा ना। तो रेशियो लेने पर 5 सेकेंडरी बटा 5 प्राइमरी क्या हो जाएगा? n सेकेंडरी बाई n प्राइमरी। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 5 सेकेंडरी बराबर क्या लिखेंगे? n सेकेंडरी बाई n प्राइमरी इंटू 5 प्राइमरी। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर। अब यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। सर इसमें फंक्शन का आगे डिफरेंशिएट किए, यही तो मैजिक है भाई। अब यहां से लगाइए नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, नाम सुने हैं? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन वगैरह को बताता है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है SI सिस्टम में, जानते हुएगा आप लोग, है ना? तो इसमें SI सिस्टम में कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है, एक तो छुपा हुआ रुस्तम है, वो गुना में छुपा हुआ है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट छुपा हुआ, तो इन जनरल मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल, ठीक? और दूसरा कहता है द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज विच इंड्यूसेस इट। दूसरा नियम हो गया इसका, यानी कि ये जो EMF बनता है वो इस स्वभाव का बनता है कि अपने उत्पत्ति के कारण को
अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध कर सके। यानी कि ये ईएमएफ विरोधी स्वभाव का है। किसका विरोध करेगा? तो जो इसको उत्पन्न किया है। कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। समझ में आ रहा है ना बात? जिस थाली में खाएगा उसी में ये छेद भी करेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जो इसको बनाया ये उसी का विरोध करेगा। जैसे कि अपना देश पाकिस्तान, हालांकि कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन सब लोग को पता है पाकिस्तान क्या करता है। अपने देश से निकला लेकिन आंख किसको दिखाता है? बताइए, कोई तरीका का चीज है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं? जब तक बच्चा है इग्नोर मार रहा है, चलो ठीक है, पानी बढ़ रहा है। जिस दिन नाक के ऊपर आएगा उस दिन पता ही है क्या होगा, है ना? चलिए, उस दिन पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। चलिए फिर, तो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया? d∅/dt। अब चूंकि ये विरोधी स्वभाव का है तो लगा देंगे माइनस का साइन। तो ई इंड्यूस्ड क्या होता है? फैराडे के नियम से माइनस d∅/dt। गॉट इट? चलिए, अब यहां से देख सकते हैं तो लिख देंगे 10 फाई सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन, तो माइनस ई सेकेंडरी माइनस एन सेकेंडरी एन प्राइमरी रेशियो में इंटू ई प्राइमरी। ई से ई कट जाता है तो ई एस बराबर लिखते हैं के ई पी। इसको घेर लेते हैं। ई सेकेंडरी क्या हो गया? के ई पी, वेयर के इज इक्वल टू एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहलाता है ये? ट्रांसफॉर्मेशन। कि कितना ट्रांसफर किया ये कौन बताएगा? नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है तो वो ज्यादा ट्रांसफर करेगा। आप लोग देखते ही स्टेबलाइजर सब टीवी वाला चलाते हैं, छोटा सा होता है वो, घर के यूज में लगाते हैं तो 5 kV का, 3 kV का। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को घटाते बढ़ाते हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, है ना? तो ये समझ में आया सब लोग को अच्छे से? एकदम अच्छे से। उधर वाला मिटा देंगे पिक्चर के साथ। नहीं, पिक्चर चलिए छोड़ देते हैं थोड़ा देर और पिक्चर छोड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको जब मिटाते हैं तो आंसर तो आपका यहीं पे भाई मेरे कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो 5 या 5 आपको दे देगा। साफ साफ लिखना है, बड़े बड़े राइटिंग में लिखना है, पिक्चर साफ बनाना है, ठीक है? यहां तक भी लिख दिए तो 5 में 5 आपको मिल जाता है। लेकिन यहां से थोड़ा सा नॉलेज ही बढ़ाते हैं और अगर याद रहे तो लिख भी सकते हैं। इफ, क्योंकि संभव है नहीं तो लिखते हैं यहां पे इफ देयर इज no loss of energy in a ट्रांसफार्मर में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी का जब लॉस नहीं होगा तो इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। ये संभव नहीं है, लॉस होता है, अभी समझेंगे उसको भी हम लोग। तो इनपुट पावर बराबर क्या होगा? अगर लॉस नहीं होगा तो लॉस होता है, नो डाउट। 100% इफिशियंसी किसी भी डिवाइस का नहीं है, तो लॉस तो होगा। तो लॉस के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, अगर एनर्जी का लॉस ना होगा तो पी आउटपुट, जो आउटपुट आपको मिलेगा तो जितना इनपुट में रहेगा सब का सब मिल जाएगा। जितना इनपुट देंगे वो सब हमको आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है? तो पी आउटपुट क्या होता है? पावर। पावर आप लोग जानते होइएगा, पावर ध्यान में होगा। पावर पी बराबर होता है V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट होता है। यहां पोटेंशियल तो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो सेकेंडरी कॉइल में कौन इंड्यूस ईएमएफ हुआ? ई सेकेंडरी। और करंट के जगह क्या ले लेते हैं? चलिए, सेकेंडरी कॉइल का करंट IS, प्राइमरी वाले का ई प्राइमरी, प्राइमरी वाले का करंट IP। यहां से क्या लिख सकते हैं? ई सेकेंडरी बटा ई प्राइमरी, क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है तो आई प्राइमरी बटा आई सेकेंडरी, और इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? के। यही हो जाता है आपका के। तो ऑब्जेक्टिव से भी काम देगा आपको ये, है ना? ये ऑब्जेक्टिव सब में भी काम देगा। तो ये ट्रांसफार्मर इसीलिए बोलते हैं हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो अल्टरनेटिंग करंट, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई अल्टरनेटिंग करंट।
इनवर्सली चलता है इसी कारण से, है ना। ई सेकेंडरी के सामने प्राइमरी वाला है ना, तो उल्टा हो गया। या कह सकते हैं, या क्या कहेंगे, बस इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, यहां तक लिख दीजिएगा तो और जय जय। डिट्टो 5 में 5 देगा ही देगा, काटने में हाथ थरथराएगा कि भाई नंबर कैसे काट ले, बच्चा तो पूरा पूरा लिखा है ना। तो पूरा पूरा लिखेंगे तो पूरा पूरा आंसर भी नंबर भी देगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर का पूरा आंसर कंप्लीट। अब यहां से वीडियो को लंबा ले चलते हैं, क्योंकि नॉलेज का भी बात है, ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा आपसे। तो यहां से हम लोग थोड़ा समझते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डाल देता है राइट द यूजेस, या डाल देगा आपको, इधर से मिटाते हैं, या डाल देगा, सुनते भी हैं, तो डाल देगा क्वेश्चन में थोड़ा एडिशनल टाइप का बात कि कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सारा मतलब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अब बोल देगा लास्ट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ये भी डाल सकता है। हालांकि हाउ मेनी वाला अभी तक पूछा नहीं उस तरीके से, लेकिन जानिए कि 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है ना, नॉलेज में, ऑब्जेक्टिव में तो काफी रहता ही ये सब। या पूछ देगा राइट सम यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कुछ यूज बतलाइए, है ना। या पूछ देगा राइट द टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस के कितने प्रकार हैं, कई प्रकार से एनर्जी लॉस होता है इसी ट्रांसफार्मर में, छोटा सा डिवाइस कई प्रकार का लॉसेस दिखाएगा। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आंसर्स अवेलेबल होगा ही आपके पास, अगर नहीं आंसर अवेलेबल होगा तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हैंड रिटेन नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे, भेज देंगे आपके पास, है ना। चलिए फिर कहावत सुने, कर भला हो भला, चलिए सबका भला होना चाहिए, सब लोग अच्छे नंबर से पास कर जाएं, इस बिहार का नाम रोशन करें, ये आवश्यक चीज है। चलिए फिर हम लोग यहां से अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का टाइप। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप मतलब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, अप करना है। अप करना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या बताएंगे कि ए ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई अल्टरनेटिंग करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाता है, ठीक है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तब ना अप हुआ ना अप, तो उसी को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर बात है। यानी कि सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज्यादा होगा ना, प्राइमरी वाले का वोल्टेज यानी कि ईएमएफ कम होगा, सेकेंडरी वाले का ज्यादा होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, तब तो वोल्टेज बढ़ेगा ना, प्राइमरी वाले का ईएमएफ कम होगा, सेकेंडरी वाले का ईएमएफ ज्यादा होगा। अच्छा, तो इस वाले अनुपात से क्या होगा, प्राइमरी वाले का करंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी वाले का करंट कम होगा। एकदम सही बात है कि ग्रेटर देन 1 होगा। सब ऑब्जेक्टिव में पूछ ले भैया, ये सब याद ध्यान में रखना है, स्टेप अप से ही, बस कि वोल्टेज बढ़ाता है इसी से सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर प्राइमरी वाला से बड़ा होगा सेकेंडरी वाला, तो के का वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना अभी, इसी से देखो ना, ऊपर वाला ज्यादा है कम है, के 1 से ज्यादा ना होगा, तो के 1 से ज्यादा हो गया। के 1 से ज्यादा होने का मतलब एन सेकेंडरी बटा एन प्राइमरी भी 1 से ज्यादा होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाले से ज्यादा होगा। इन सब बात ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, है ना, इसलिए ध्यान में रखना है। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा मतलब प्राइमरी वाले से बेसी वोल्टेज सेकेंडरी वाले का होगा। अगर वोल्टेज सेकेंडरी वाले का ज्यादा होगा तो करंट का वैल्यू कम होगा, प्राइमरी वाले का करंट ज्यादा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है।
के का मतलब n सेकेंडरी बटा n प्राइमरी लिखे थे, ये एक से ज्यादा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो पता चलेगा कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, तो इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब मन में एक सवाल उठता है, इसे नॉलेज के लिए बताते हैं कि सेकेंडरी वाले का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कब होगा प्राइमरी वाले, क्योंकि सर एरिया तो फिक्स दिया हुआ, ट्रांसफार्मर है, एरिया तो फिक्स दिया हुआ, तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए थिन वायर का इस्तेमाल करेंगे, पतले तारों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, और प्राइमरी वाले का थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मोटे तार का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हुआ? तब एक ही एरिया है ना, देखो इस एक ही एरिया है, अगर मोटा तार लेंगे तो मान लेते हैं कि 10 चक्कर में पूरा हुआ बाइंडिंग इसका, और जितना मोटा तार लिए तो उसका आधा तार मोटाई का लेंगे तो इसी में 20 चक्कर हो जाएगा ना, समझा ना। पतला तार लेंगे और पतला तार ले लेंगे तो 30 चक्कर हो जाएगा, और पतला लेंगे तो 40 है, टूटता उठता नहीं है वो ठीक ठाक है ना। तो हम लोग वो मोटा पतला करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ा घटा लेते हैं। तो क्लियर हो रही वाला बात? इसी तरीके से आपका सेकेंड वाला आता है स्टेप डाउन। समझ में आता है क्या होगा स्टेप डाउन में? क्या होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सर स्टेप डाउन वाले में? डाउन धस रहा है, घट रहा है, कहीं कौन घटेगा? तो भैया सेकेंडरी वाला का वोल्टेज घट जाएगा, किससे? प्राइमरी वाला से। जितना दिख रहा है ना सब का उल्टा मार रही है, तो सेकेंडरी वाले का करंट ज्यादा होगा, किससे? प्राइमरी वाले से। अच्छी बात है सर, ये दो बात तो समझ में आ गया। उसी तर्ज पर आप बैठा दिया पिछला वाला के हिस्सा, और भी बैठेगा। के छोटा होगा इस बार एक से, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी तो कम होगा एक से, तब ना वोल्टेज कमेगा। अगर के एक के बराबर है तो दोनों बराबर हो गया, इनपुट आउटपुट वोल्टेज दोनों बराबर हो गया। आउटपुट का ज्यादा है, आउटपुट का ज्यादा है तो के एक से ज्यादा होगा, आउटपुट का कम है तो के एक से कम होगा। के का मतलब हो गया एन सेकेंडरी बटा एन प्राइमरी, एक से कम होगा, और ऐसा अगर हो गया तो एन सेकेंडरी से बड़ा होगा कौन? एन प्राइमरी। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है। इसके लिए कम होगा कब? जब सेकेंडरी वाले को हम लोग कर देंगे थिक वायर से, और प्राइमरी वाले का कर देंगे थिन वायर से। आजकल घर में स्टेपलाइजर चलता है ना, उस पर लिखा होगा अप डाउन, घुमा के देखिएगा, ऐसी है। अप कीजिएगा देखिएगा वोल्टेज का कांटा बक से भाग जाएगा, और डाउन कीजिएगा तो ढंग से गिर जाएगा, है ना। तो अप डाउन वहां भी लिखा रहता है समझने के लिए। तो क्लियर हो गया दो प्रकार का ट्रांसफार्मर कौन कौन? स्टेप अप स्टेप डाउन, सबका कंडीशन बता दिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, आप इसको वीडियो रोक करके क्लिक करके निकाल सकते हैं, नोट वगैरह भी कर सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए आपका। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब यहां से हम लोग यूजेज पे आते हैं। तो यूज तो सब लोग को पता है भाई, यूज क्या ही, यूज में क्या ही रखा है, ट्रांसफार्मर ही तो है। जहां वोल्टेज ज्यादा के काम पड़ेगा वहां स्टेप अप का इस्तेमाल कर लेंगे, और जहां कम वोल्टेज के यानी कि ज्यादा करंट के काम पड़ेगा वहां पे स्टेप डाउन का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। चलिए तो स्टेप डाउन क्या होता है? वोल्टेज घटाने वाला। तो पहले हम लोग स्टेप डाउन का लिखते हैं, क्या चीज? यूजेस। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कब करते हैं? इलेक्ट्रिक बिल्डिंग में। जो ग्रिल वगैरह नहीं बनता, खिड़की दरवाजा ग्रिल वाला सब, वो जो देखिएगा वो क्या करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करता है, ताकि हाई इलेक्ट्रिक को पैदा करे, ताकि बिल्डिंग हो सके। ठीक है, तो स्टेप डाउन का हम लोग इस्तेमाल किया किसमें? इलेक्ट्रिक बिल्डिंग इलेक्ट्रिक बिल्डिंग में। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडक्शन फर्नेस में, टू मेल्ट द मेटल्स, धातुओं को पिघलाने के लिए इंडक्शन फर्नेस में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल हम लोग एसी पावर सप्लाई में करते हैं। मतलब हम लोग के घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
जहां से बिजली हमारे घर में आती है, वो सब कौन सा ट्रांसफार्मर है? वो सारा का सारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे सर? 11,000 से घट के आ गया ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, और वहां से सप्लाई किया आपके घर में। 11,000 कितना हाई वोल्टेज है, वहां से डाउन करके लाया कहां पर? 220 वोल्टेज पर। तब ना आपके घर का बत्ती उत्ती जला, नहीं तो कहीं 11,000 सप्लाई हो गया तो क्या होगा? घरे में आग लग जाएगा। देखते ही खेत खलिहान सब में लग जाता है, कभी तार टूट गया या कभी कुछ के चपेट में आ गया 11,000 के, तो लोग मर भी जाते हैं, है ना। तो खतरनाक चीज है ये। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एसी पावर सप्लाई में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स को लगाते हैं सड़क किनारे, और वहां से हम लोग किसी के भी घर में पावर सप्लाई देते हैं। तो इन सब कामों में यूज आता है कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही ज्यादा व्यापक इस्तेमाल है। हम लोग एक्सरे जनरेशन का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सरे वगैरह के लिए, तो वहां भी इसका इस्तेमाल उतना क्या, तीन को बहुत हुआ, ठीक ना। उतना डीप नॉलेज के लिए फिर चैप्टर पढ़िएगा, उसमें ज्यादा डिटेल समझ में आएगा आपको, और भी यूजेस बताएंगे। अब स्टेप अप में आते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने वाला काम है। तो कहां बढ़ाएंगे भाई? सप्लाई कम है मेरे घर में, 150 वोल्टेज पुरता है, टीवी नहीं चलता है, पंखा नहीं चलता है, पंखा चलता है तो बर्गर टाइप से चल रहा है ना। उसका वोल्टेज बढ़ाना है तो क्या करते हैं? घर में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, 2.5 kV का, 3 kV का, 5 kV वगैरह का, जिससे कि हमारा वोल्टेज ठीक ठाक रहे, है ना। फ्रिज चल रहा है, वोल्टेज नहीं है, जो पानी ठंडा होगा तो गर्मी में क्या ही पियेंगे। आइसक्रीम नहीं जमा तो क्या ही खाएंगे, है ना। तो स्टेप अप में हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो होम एप्लियंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, होम एप्लियंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल टीवी में, रेडियो इत्यादि में भी होता है। तो इसका लिमिटेड इस्तेमाल है, इसका व्यापक, स्टेप डाउन का व्यापक इस्तेमाल है, स्टेप अप का इस्तेमाल कम है। हम लोग घर के इस्तेमाल काम में इसका इस्तेमाल में लेते हैं, होम एप्लियंसेस में। इसके अलावा टेलीविजन में, रेडियो में, स्पीकर्स में, जो भी आपका बिजली पर चलने वाला उपकरण होगा घर में जो यूज करते हैं हम लोग, उन सबों में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। 2-4-5 में नाम लिख लीजिएगा कि फ्रिज में, टीवी में, रेडियो में, टेलीफोन में, स्पीकर में, लाउड स्पीकर में, है ना। इन सबों में छोटा छोटा क्वाइल्स बनाते हैं हम लोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ठीक बात है। तो आई होप कि ट्रांसफार्मर का यूज आया होगा समझ में, आया समझ में। चलिए, अब इस यूज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ लॉसेस के बारे में। ऐसे तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, क्योंकि डिवाइस है, मशीन है, और कार्नोट ने ही कहा था कि 100% इफिशिएंट कोई डिवाइस न बना है, न बनेगा, न बना था, न था, न है, न होगा, न भूतो न भविष्यति वाली बात है ना। तो 100% इफिशिएंट तो होगा नहीं। अगर नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस भी लगेगा। वो एनर्जी का लॉस कितना लगेगा, किस रूप में लगेगा? तो आइए जरा इसको, पिक्चर को इसलिए भी नहीं मिटाए थे ताकि हम लोग लॉसेस को समझ सके, है ना। तो लॉस को समझने के लिए लिख सकते हैं, मतलब हेडिंग दे सकते हैं यहां पर, टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। किसी ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का एनर्जी लॉस होता है? तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं फ्लक्स लॉस। ये क्या होता है सर? गौर से देखो पिक्चर को। प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल क्या 100% एक दूसरे के साथ परफेक्टली लिंक्ड है? नहीं है, कुछ गैप रहता है ना। कोड में हम लोग कुछ गैप को छोड़ देते हैं एयर वगैरह के लिए, ताकि कुछ ईडी करंट का जो गर्मी उर्मी आएगा तो कुछ हवा हवा कैसे ठंडा उंडा हो जाए, तो बीच का कुछ गैप। परफेक्ट लिंकेज क्या होता है कि एक क्वाइल है, कल बताएंगे इसके बारे में, है ना, जब सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। दूसरा क्वाइल है, एक दूसरे पर जब लपेटा देंगे हम लोग, ये हो गया परफेक्ट लिंकेज। समझ में आ रहा है बात? तो परफेक्ट लिंकेज है ना, एक इधर से है और एक उधर से। प्राइमरी क्वाइल है, सेकेंडरी क्वाइल है। तो सिंस देयर इज नो
परफेक्ट लिंकेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल का कोई परफेक्ट लिंकेज नहीं है। सो देयर इज नॉट ए परफेक्ट लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स of primary and secondary coil. As a result, there is some loss of energy, and this loss of energy is called the flux loss. यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का आपस में कोई परफेक्ट लिंकेज नहीं है, इसलिए प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के साथ भी परफेक्ट लिंक्ड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, और यह लॉस फ्लक्स लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स लॉस कहलाता है। दूसरा आपका होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं तो तांबा वगैरह के तार से बाइंडिंग करते हैं, एल्युमिनियम के तार से बाइंडिंग करते हैं, नहीं करते हैं? सोना चांदी से करेंगे तो वो सब भी तो कंडक्टर है। तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बाद में बढ़ाएंगे, पहले तो ट्रांसफार्मर चुरा के भागेंगे, कान में के बना लेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं। आमतौर पर चीफ एंड बेस्ट कंडक्टर कॉपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? तो कॉपर में क्या है? कॉपर में तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस होगा ना। तो जब उस कॉपर वायर से होकर करंट पास करेगा, तब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। कैसे? जूल्स लॉ के हिसाब से। जूल ने क्या कहा था कि जब किसी रेजिस्टेंस से होकर करंट गुजरता है तो उसमें क्या होता है? एक हीट जनरेट होता है, I स्क्वायर RT। टी समय तक पास करेगा तो पढ़े थे लोग जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ के हिसाब से अगर किसी कंडक्टर से होकर करंट गुजरता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक? अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो सर, तो भैया यहां भी तो आप कॉपर से बाइंडिंग कर रहे हैं ना, उससे होकर एसी पास कर रहा है। क्या एसी पास करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, और वही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट क्या करेगा? कहां से आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट पे है ना। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का तो लॉस हो गया हीट एनर्जी के रूप में, और वही लॉस कहलाता है आपका कॉपर लॉस। कुछ आया बात समझ में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन द बाइंडिंग वायर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन द बाइंडिंग वायर्स, when current is passes through the coil, then some amount of electrical energy is converted into the heat energy. Such type of loss is called the copper loss. Clear? चलिए, तीसरा प्रकार का लॉस आपका होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस सर ट्रांसफार्मर किया जाएगा क्या? नहीं भैया, क्या लिखे थे हम लोग? सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन का कोर, ट्रांसफार्मर जो बाइंडिंग करेंगे हम लोग वो किस पर करेंगे? आयरन कोर पर करेंगे। जैसे लोहा का ही है ना, मान लेते हैं आयरन का लोहा का है, इसके ऊपर हम लोग तांबा का बाइंडिंग करते हैं। इसे देखिए उंगली में लपेटे में लपेट दे, देखो लपेटा निकाल के अब बनाओ भाई, नहीं कुछ किसी पर बाइंड करते हैं ना, कोर पे बाइंडिंग करते हैं, आयरन कोर पर बाइंड। अब उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। उस ईडी करंट को कम करने का उपाय है क्या? कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करें। और क्या उपाय है? कि उसको लेमिनेटेड कर दें। समझ में आ रहा है? तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके कुछ ना कुछ तो ईडी करंट बनेगा ही बनेगा कोर में। ईडी करंट बनेगा। ईडी करंट जब बनेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फिर से जनरेट हो जाएगा। वैसे लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन लॉस बोलते हैं। वैसे लॉस को क्या बोलते हैं? आयरन लॉस बोलते हैं। समझ में आया बात? यानी कि व्हेन a current is passes through the coil of a transformer, then at the core of the transformer ED currents are produces. Core पर ED currents are produced. ED currents are produces. As a result, some amount of heat is generated. Such type of loss is called the iron loss. दो लाइन सबके बारे में बताते चलना है। तो मुख्यतः तो यही तीन को लॉस है। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम जय जय है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के बारे में 5 नंबर के लायक लिख ही चुके हुए हैं। उसका इस पर जो टाइप्स ऑफ लॉसेस देगा ये 2 नंबर का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप से। समझा ना? तो 3 को लॉस काफी है, लेकिन इसके अलावे भी 2 और लॉस है, आपको हम बताते हैं। 4 नंबर पे आपका आता है
हाई स्ट्रेसिस लॉस। ये हाई स्ट्रेसिस लॉस क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि एसी पास करता है इस तरीके से, साइन वेव के फंक्शन में पॉजिटिव निगेटिव। किससे पास करता है? तो क्वाइल से पास करता है। क्वाइल में क्या होता है? वायर से बाइंड किया होता है। यानी कि एसी किससे पास किया? वायर से पास किया। एंड व्हेन ए करंट इज पासेस थ्रू ए वायर देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे कि जब किसी क्वाइल से होकर करंट पास करेगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जब पॉजिटिव में था तो वायर मैग्नेटाइज्ड हो गया, और जब निगेटिव में आएगा तो क्या होगा? डीमैग्नेटाइज्ड होगा। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन एक साथ चलता है। ट्रांसफार्मर के कॉइल में एसी के फ्लो करने की वजह से, क्योंकि डीसी प्रति काम कर भी नहीं करेगा, तो एसी के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन साथ में चलता है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। 100% ना वो ठीक से मैग्नेटाइज हो पाएगा। जो मैग्नेटाइज होगा उसका डीमैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और ऐसे लॉस को हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेसिस लॉस। आप लोग पढ़ते ही जाएगा मैग्नेटिज्म में हाई स्ट्रेसिस कर्व, रिटेंटिविटी याद कीजिए, कोइर्सिविटी, ये सब पढ़े ना, तो वो सब शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए भी है वो, है ना। तो हम लोग उसके लिए उसके वजह से जो लॉस होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेसिस लॉस। यानी कि व्हेन ए करंट इज पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर देन द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन occurs in the coil, as a result of which some amount of energy is being lost, which is known as the high stresses loss. क्लियर। अब यहां से एक प्रकार का और आता है, हमिंग लॉस। ये हमिंग लॉस क्या है? जब एसी पास करता है किससे? वायर से। एसी तो वायर से ना पास करेगा। एसी जब वायर से पास करता है तब एसी का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। आपको बताए थे हम लोग जो एसी इस्तेमाल करते हैं अपने घर में बिजली पंखा वगैरह के लिए, उसके लिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? लगभग 50 हर्ट्ज होता है। तो फ्रीक्वेंसी है। तो जब कोर से पास करेगा एसी, तो कोर के एंड पर या कोर पर फ्रीक्वेंसी की वजह से वो वायर वाइब्रेट करेगा। वो वाइब्रेट, बाइंडिंग करते हुए देखें किसी को? किसी बाइंडिंग वाले मिस्त्री को देखे हुएगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स जहां पर करता होगा, पंखा का बाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग, मोटर का बाइंडिंग, तो पहले बाइंडिंग कर लेता है, फिर धागा से उसको लपेट के, कपड़ा से, धागा से खूब कस के बांध देता है। क्यों? वाइब्रेट ना करे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, तो वायर से जब पास करेगा तो फ्रीक्वेंसी के चलते फर करेगा। ये ना फरफराए तो क्या दाब देगा उसको। तो धागा से, कपड़ा से लपेट के इंसुलेटिंग चीज से उसको बांध देता है ताकि वाइब्रेशन ना हो। बावजूद इसके वाइब्रेशन को 100% इग्नोर तो कर नहीं पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को अगर वोल्टेज को बढ़ा देंगे आवाज करता ना, उसको हम लोग बोलते हैं अपना खेती में क्या, वोल्टेज कम है, ट्रांसफार्मर गुंगियावे लग लो। तो ट्रांसफार्मर गुंगियाने लगता है टाइप से, है ना, सुने हुएगा। तो वो जो लॉस है वो कहलाता है आपका हमिंग लॉस। एज वी नो दैट व्हेन ए करंट इज पासेस थ्रू द कोर ऑफ बाइंडिंग वायर, देन ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई या एसी, द कोर इज वाइब्रेटेड, द कोर इज वाइब्रेटेड, एज ए रिजल्ट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, which is not and some loss and so there is some loss of energy in the form of sound energy. Such type of loss is called humming loss. तो इतना प्रकार का लॉस होता है। ठीक है, तो पांचों लॉस को जानिए। कोई बड़ा चीज थोड़ा है, बस नाम से भी खासियत है, नाम के साथ 2-3 लाइन लिख देना है कुछ भी उसके बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। ट्रांसफार्मर का आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। क्या क्या हो गया? ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर का वर्किंग, कैसे कैसे में बनता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन ए ट्रांसफार्मर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई।
इसको निश्चित ही देखना है, याद करना है और याद करके ही एग्जाम में जाना है। इस पर कुछ ना कुछ तो पक्का पूछेगा, या तो एक दो गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे, 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछ दे, जो पूछे ध्यान में है आपको तो वो निश्चित ही आपका बनेगा, वो सही सही बनेगा। सही बनेगा तो सही नंबर भी मिलेगा। और असल खेल तो वही है नंबर का, है ना। क्यों क्यों खेल है सर नंबर का? क्यों खेल है नंबर का? क्योंकि पन्ने पलटने में जो जुनून है, क्योंकि पन्ने पलटने में जो जुनून है उसमें छिपा हर ख्वाब का सुकून है। पन्ने पलटने में जो जुनून है उसमें छिपा हर ख्वाब का सुकून है। भाई ख्वाब पूरा होना है ना 80+, तो सुकून तभी आएगा कब? जब पन्ना पलटने का जुनून आएगा तब। तो पन्ने पलटने में जो जुनून है उसमें छिपा ख्वाब का सुकून है। आज जो मेहनत का दीप जलाओगे, आज जो मेहनत का दीप जलाओगे उसी में छुपा तुम्हारे कामयाबी का गुरूर है। 80+ आ गया भाई, है ना, समझ में आया बात? तो आज जो मेहनत का दीप जलाओगे उसी में छिपा तुम्हारे कामयाबी का गुरूर है। और इस गुरूर को बढ़ाने के लिए हम रोज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसलिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का आशा हमेशा रहता है। अगर ऐसा हो चुका हुआ है, सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं, लाइक भी कर दिए हैं, कमेंट भी कर दिया है, तो अब दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इस एक्सप्लेनेशन का, इस नॉलेज का किस तरीके से आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, इसके बारे में आप उन्हें भी बताइए, ताकि आप और आपके दोस्त एक साथ अच्छे नंबर से पास कर सके और किसी फर्दर कॉलेज में एक साथ एडमिशन ले सके और दोस्ती आपका सलामत रहे। नहीं क्या? सलामत रहिए दोस्ताना हमारा, सुने ही होइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुद का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। जितना मन लगाकर पढ़ सकते हैं उतना मन लगाकर पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।